तो आज की क्लास में अपन अब ऑडिट में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, राइट्स और पावर, ड्यूटीज और लाइबिलिटी एंड रेसिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर। मतलब अगर मैं पूरे टॉपिक को एक नाम दूं तो इस पूरे टॉपिक का नाम है कंपनी ऑडिट, कंपनी अकाउंट लिख दिया, सॉरी, कंपनी ऑडिट। इस पूरे टॉपिक को अगर मैं एक नाम दूं तो टॉपिक का नाम क्या बोल सकता हूं मैं? कंपनी ऑडिट। ठीक है, तो आप लोग एक मिनट सिलेबस में आ जाओ। सिलेबस में अगर आप आते हो तो ऑडिटर के बारे में यहाँ पर लिखा है, पढ़ के देखो। जो यहाँ लिखा है अपन वही कर रहे हैं, हाईलाइट किया हुआ है। ऑडिटर के अंदर में 3rd नंबर का टॉपिक है क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज, रेसिग्नेशन एंड लायबिलिटीज। यही सारी चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जितने भी टॉपिक है ये सब कंपनी ऑडिट के अंतर्गत कवर होते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। अब आप लोग मेरे से एक सवाल पूछोगे, सर जो सेक्शन लिखा है उसको याद करना पड़ेगा क्या? हाँ, याद करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि भाई बताओ क्वालिफिकेशन ऑडिटर को, क्वालिफिकेशन ऑडिटर का जो क्वालिफिकेशन है वो कौन से सेक्शन के तहत होता है। तो 142(1) और 142 141 141(1) और 141(2) इस आधार पे होता है। चलो पढ़ते हैं एक एक करके। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, द कंपनी एक्ट 1956, ये क्या है, दो ठो लिख दिया। आप लोगों को पता है 2013 के पहले कंपनी एक्ट 1956 चलता था, फिर बाद में 2013 आया तो यहाँ पे नया कंपनी एक्ट आ गया था। तो ऐसा थोड़ी मतलब है कि कंपनी एक्ट अभी जो आया उसमें ही ऑडिटर की बात होती थी, पुराने ऑडिटर की बात, पुराने वाले कंपनी एक्ट, इसलिए दोनों यहाँ पे लॉ का रिफरेंस दिया है। Every company has to compulsory get its account audited by a qualified auditor। ये क्या लिखा है इसको छोड़ो, मेन जो बात लिखी है वो नीचे लिखी है कि सारी कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं उनको अपने अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा? कंपल्सरीली ऑडिट करवाना पड़ेगा किसी क्वालिफाइड ऑडिटर से। अंडर द एक्ट द प्रोविजन हैव बीन मेड फॉर द अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेम्यूनरेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। इस एक्ट में, कंपनी एक्ट के अंदर, है ना, कंपनी एक्ट के अंदर ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में, अपॉइंटमेंट के रिमूवल के बारे में, रेम्यूनरेशन के बारे में, राइट्स के बारे में, ड्यूटीज और ये सारी चीजों के बारे में क्या बनाया गया है? प्रोविजंस। मैंने बताया था प्रोविजन का मतलब क्या होता है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट के अंदर पूरे सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर जो नियम लिखे रहते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? प्रोविजंस बोलते हैं। These provisions are applicable to all types of company, to all types of company, be it a private company, public company और गवर्नमेंट कंपनी और अ लाइसेंस्ड कंपनी। मतलब ये जो प्रोविजंस है ऑडिटर के, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, रिमूवल, क्वालिफिकेशन, दुनिया भर की जो भी बातें हैं उसके जो प्रोविजंस बने हुए ये सारी टाइप की कंपनियों के ऊपर लागू होते हैं, चाहे वो कंपनी कैसी हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर क्या हो, लाइसेंस्ड कंपनी हो। चलो अब अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, पहला क्या लिखा है? इंडिविजुअल। दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? फर्म ऑफ चार्टेड अकाउंट, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट लोगों की पार्टनरशिप फर्म, उस फर्म को हम ऑडिटर बोल सकते हैं। या फिर क्या लिखा है तीसरे नंबर पे? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी। एक इंडिविजुअल कंपनी का ऑडिटर कैसे बन सकता है, उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है उसकी बात हो रही है। एन इंडिविजुअल इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इफ ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट अंडर द चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949। अगर वो क्या होगा? चार्टेड अकाउंटेंट होगा तो एक इंडिविजुअल एक कंपनी के ऑडिट करने के लिए क्वालिफाइड है।
समझ में आ गई बात? जब अपन लास्ट याद करो एक पढ़े थे टॉपिक टैक्स ऑडिट, वहां पर भी अकाउंटेंट जो होगा वो ऑडिटर हो सकता है, लिखा है। फिर बाद में इसी एक्ट के तहत अकाउंटेंट वर्ड की मीनिंग बताई गई थी। अकाउंटेंट मतलब क्या था? चार्टेड अकाउंट। और चार्टेड अकाउंटेंट भी कैसा वाला? प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। यहां पर सिर्फ क्या लिखा है, तो इसलिए अपन इसमें और ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, है ना। आगे, एक पार्टनरशिप फर्म, चार्टेड अकाउंटेंट लोगों की पार्टनरशिप फर्म कब क्वालिफाई होगी ऑडिटर बनने के लिए? समझना, जब ऑडिट का काम बड़ा हो जाता है ना, तो कोई एक सिंगल आदमी जो ऑडिटर है वो काम करने के लिए लायक नहीं होता, सक्षम नहीं होता। तो वो बड़े काम करने के लिए उसको क्या बनानी पड़ती है? अपनी पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ती है। तो वो फर्म के बेस पे फिर वो बड़े बड़े ऑडिट ले सकता है। A firm of chartered accountant is eligible for appointment as an auditor if the majority of its partner practicing in India are chartered accountant. In this case, the appointment is made in the name of the firm and any of the partner may act on behalf of the firm. कभी कभी क्या होता है, कुछ LLB लोग, कुछ CA लोग और कुछ अदर देन CA लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। काम फाइनेंस कंसल्टेंसी, टैक्स कंसल्टेंसी, ऑडिट का ही कर रहे हैं, लेकिन इनका क्या बना हुआ है? पार्टनरशिप फर्म बना है। बताओ क्या यहाँ पे सारे सीए हैं क्या? कुछ सीए हैं, कुछ अदर हैं, अदर देन सीए। तो ये पार्टनरशिप फर्म कब एलिजिबल होगी पार्टनर ऑडिट करने के लिए कंपनी का? जब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स क्या होंगे? इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले चार्टेड अकाउंटेंट होंगे। फिर एक दो इक्का दुक्का अगर कोई दूसरे भी होंगे तो चलेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म LLP. An LLP firm is also eligible for appointment as an auditor, but only the partner who are chartered accountants are authorized to act and sign on behalf of the firm. देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, पहले मेरे को बताओ। दोनों में अलग अलग बातें लिखी हुई है, क्या बातें है बताओ मेरे को। देखो ये भी एक पार्टनरशिप फर्म है और ये भी एक पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन ये अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है। इसको LLP बोलते हैं, इसको नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। इस पार्टनरशिप फर्म में कब क्वालिफिकेशन आएगी ऑडिट करने की? मेजॉरिटी पार्टनर का CA होना, इंडिया में प्रैक्टिस करने वाले होना जरूरी है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ध्यान से पढ़ना। इन दिस केस अपॉइंटमेंट इज मेड इन द नेम ऑफ द फर्म। फर्म के नाम से अपॉइंटमेंट होगा और इसका कोई भी पार्टनर जाके फर्म के बिहाफ में जाके काम कर सकता है। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर कोई नॉन CA भी है, कोई वकील भी है, तो वो जाके भी क्या कर सकता है? ऑडिट करके आ सकता है। लेकिन ऑडिट किसके नाम से चल रहा है? फर्म के नाम से, उस आदमी के नाम से नहीं चल रहा है, फर्म को मिला ऑडिट। और मेजॉरिटी ऑफ CA यहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होना चाहिए? CA। ये नॉर्मल पार्टनरशिप की बात हो रही है। और अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो यहां पर इसकी क्वालिफिकेशन कैसे आएगी? An LLP is eligible for appointment as an auditor, but only the partners who are chartered accountant are authorized to act and sign on behalf of the firm. मतलब एक LLP बना है, मान लो इसमें 3 जन CA है, इसमें मेजॉरिटी वाली बात नहीं किया है। मान लो 2 CA है, 2 वकील है, सब टैक्स का ही काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी वाली तो कोई बात नहीं है। अब LLP के नाम से ऑडिट मिल जाएगा ना, तो सिर्फ जो CA लोग हैं ना वही जाके फर्म के नाम से ऑडिट कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। ये जो वकील लोग हैं इन लोग जाके वहां पे काम नहीं कर सकते LLP के केस में। ये याद रहेगा। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? क्वालिफिकेशन। और ये बातें कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 141, 141(1) और 141(2). अब अपन बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, सेक्शन 141(3). MCQ इतना गहराई में ले जाके नहीं पूछेगा, बस यही पूछ देगा आपसे, बताओ क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, तो क्या दोगे जवाब? 141। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, 141(1) और 2 के ऊपर, है ना। डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन वर्ड से आप क्या समझते हो, पहले ये बताओ। क्वालिफाइड नहीं है ऑडिट बताऊं? A body corporate other than limited liability partnership
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी एक प्रकार का क्या माना जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है। लेकिन साफ साफ बोला है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनी। मतलब 4-5 सीए लोग मिल गए, तो कंपनी बना के बैठ गए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या जो भी कंपनी बना के बैठ गए, तो क्या बन गए, उन लोग बॉडी कॉर्पोरेट बन गए। तो कोई भी कंपनी बना के अगर कोई सीए लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को ऑडिट करने का पावर नहीं है कंपनियों का, ठीक है। लेकिन इसके ये एलएलपी इसका क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन यहाँ पर ये क्वालिफाइड है। लेकिन यहाँ कंडीशन ऊपर में लिखी हुई थी कि सीए ही लोग जाके साइन करके उस एलएलपी के बिहाफ में ऑडिट कर सकते हैं। दूसरा, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं भाई, मतलब कौन कौन सीए होने के बाद भी या उस फील्ड में होने के बाद भी ऑडिट करने के लिए योग्य नहीं है, डिस्क्वालिफाइड है। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का खुद का ऑफिसर या खुद का एम्प्लॉय वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। कारण क्या है, अब एक ऑफिसर है, सीए है, बोलता है वो मैं सीए हूं, चलो मैं ही कर देता हूं ऑडिट। हाँ, मतलब वो पक्षपाती नहीं हो जाएगा। अपनी कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो अपने बारे में गलतियां नहीं निकालेगा। ऑडिट करने वाला जो इंसान होता है उसको इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है। क्या होना जरूरी है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना जरूरी है। और स्वतंत्र मतलब एक सिंपल सी बात बता रहा हूं यार, आप एग्जाम देते हो तो आपका रोल नंबर छुपा दिया जाता है एग्जाम पेपर से, सब चीज छुपा देते हैं। फिर वहां पर जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा है वो उसके पास सिर्फ आपकी लिखावट जाती है, वो आपको चेहरा भी नहीं, जैसे पुरानी पिक्चर में नहीं दिखाते थे पीछे चेहरा दिख रहा है, लेटर पढ़ते थे तो वैसा थोड़ी दिखता है उसको। ऐसा होता है क्या, हाउ बोल रहे अनुराग, उसको सिर्फ आपकी लिखी हुई चीजें जाती है ना, आपकी बोली हुई बात। साल भर पढ़े हो मर मर के, आखिरी दिन पेपर में तबीयत खराब हो गई तो उसको पता चल जाएगा, नहीं पता चलेगा। उसके पास सिर्फ आपका क्या जाएगा, पेपर जाएगा। तो सामने वाला के पास ऐसी सिचुएशन क्यों आती, क्योंकि वो क्या होना चाह रहा है, इंडिपेंडेंट है। उसको ये नहीं पता कि इस पेपर के पीछे कौन है। पेपर आपका इंडिपेंडेंट होके चेक करेगा तो अपना सही क्या देगा, ओपिनियन देगा उसके ऊपर। तो ऑडिटर का भी वैसा इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो कोई ऑफिसर हो गया या एम्प्लॉय हो गया वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। आगे, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब इससे क्या समझते हो, इन लोगों को तो वो कर दिया डिस्क्वालीफाई। अब मान लो कोई ऑफिसर है या कोई एम्प्लॉय है, इनका अगर कहीं पे कोई पार्टनर है वो सीए है, तो बोलेगा लेन भाई तू पार्टनर है वहां का, मेरे को काम दिलवा दे। नहीं, उसकी इंडिपेंडेंसी वहां पे भी खत्म हो रही है। समझ गए मेरी बात। मतलब कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय है ना, इनका अगर कोई पार्टनर है या इनके अंडर और कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है जो कि सीए है, जो ऑडिट कर सकता है, वो भी अलाउड नहीं है, वो भी डिस्क्वालिफाइड है। ठीक है, एक मिनट ना, फोर्थ पॉइंट पढ़ो और क्या समझ में आता है मेरे को बताओ। हेलो, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ है ना, क्लास प्लस के नाम से ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें मेरे को एक ORG कोड मांगेगा आपसे, नोट कर लो ना, कॉपी पेन रखे हो, OXAII, ये ORG कोड डाल देना ना, आईफोन में अगर करते हो तो वहीं पे सारा ऑप्शन आ जाएगा, वहीं से रजिस्टर हो जाएगा आपका। सब है, 2 टेस्ट वाइज चल रहे हैं उसमें, क्लासेस MCQ सब मिलेगा आपको उसमें। हाँ, वहीं से हो जाएगा। कुछ डाउट कुछ दिक्कत होगा तो कॉल कर लेना पहले। हाँ, चलो फोर्थ पॉइंट पढ़ो और बताओ इससे क्या समझ में आता है। अ पर्सन एक आदमी और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर who hold any security the face value of which exceed rupees 1 lakh in the company, its subsidiary or its holding or its associate company।
घुमाता है ये पॉइंट, बताओ। मान लो एक कंपनी है, हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, इस कंपनी का ऑडिटर कौन नहीं हो सकता। एक मेन उद्देश्य याद रखना, जो बंदा ऑडिट करने आएगा उसका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, मतलब कंपनी से किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं निकलना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये सारी बातें लिखी है ना, वही सारी बातों को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा है। मान लो एक कंपनी है, इस कंपनी में कोई एक इंसान काम करता है, एम्प्लॉय होगा या ऑफिसर होगा इस कंपनी का, ठीक है। पढ़ते जाओ, जो जो लिखा है वही कर रहा हूं। एक पर्सन या फिर उसका रिलेटिव, ठीक। अच्छा, काम करने वाली बात नहीं लिखी है, मैं उधर, मेरा दिमाग उधर चला गया था। एक आदमी है या फिर उसका कोई रिलेटिव या फिर उसका कोई पार्टनर, इसको मैं बोल देता हूं पर्सन, इसका रिलेटिव या फिर इसका पार्टनर। ठीक है, आगे क्या लिखा है पढ़ो। हु होल्ड एनी सिक्योरिटी the face value of which exceed rupees 1 lakh in the company or its subsidiary or its holding or its associate। मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसका रिलेटिव या जिसका पार्टनर इस कंपनी में, या ये खुद, तीनों की बात हो रही है ना, कंपनी की सिक्योरिटी में 1 लाख या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करके रखे, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। या तो वो खुद ने पैसा लगाया होगा कंपनी में, ऐसा हो सकता है कि नहीं, खुद इन्वेस्ट करके रखा है, या फिर इस आदमी का रिलेटिव ने इन्वेस्ट करके रखा है इस कंपनी में, या फिर इस आदमी के पार्टनर ने इन्वेस्ट करके रखा है। और अमाउंट कितना, 10-20 हजार की बात नहीं कर रहे हैं, कितना लिखा है पढ़ो वापस से, एक्सीड रुपीज 1 लाख। एक्सीड वर्ड ध्यान देना, 1 लाख तक है तो कुछ नहीं, 1 लाख से ज्यादा है तो वो कंडीशन फुलफिल होगी, तब मतलब वो क्वालिफाई नहीं होगा। अगर 1 लाख तक है तो अलाउड है। और कहां पर इन्वेस्टमेंट किया होगा, कंपनी में, कंपनी में खुद, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, कंपनी की होल्डिंग कंपनी और कंपनी की एसोसिएट कंपनी। इनमें से इन कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट है 1 लाख से ज्यादा का, इन्वेस्टमेंट कहां पे, सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स। तो ये बंदा जो है वो क्वालिफाइड नहीं होगा इस कंपनी में ऑडिटर बनने के लिए, क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंसी खत्म हो रही है। आगे बढ़ जाए, आगे। A person or his relative or his partner who has given a guarantee, उसने क्या देके रखी है, गारंटी, और provided any security in connection with the indebtedness of any third party in excess of rupees 1 lakh to the company or its subsidiary or its holding or its associate company। इस पॉइंट से क्या समझते हो बताओ मेरे को। अगर वो अमाउंट 1 लाख से 1 रुपए भी ऊपर है तो वो बंदा भी वहाँ ऑडिट करने के लिए जरूर है। बताओ कहाँ चला गया पेज। देखो ये कंपनी है, ये एक बंदा है, हाँ सिद्धार्थ बोलो, कुछ डाउट है। सिक्योरिटी का मतलब होता है, सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह सिक्योरिटी में आ जाता है, ठीक है। सिद्धार्थ कुछ डाउट है भाई, हैंड रेज कर रहे थे आप।
चलो देखो, ये पर्सन है, उसका रिलेटिव, उसका पार्टनर, ठीक है। किसी आदमी ने इस कंपनी से उधार में कुछ लिया है, ये कौन है? थर्ड पार्टी। समझना ध्यान से, कंपनी है, उससे थर्ड पार्टी ने क्या लिया? उधार लिया है, मतलब उधार में है, और उधार कितना है? मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा का उधार में है, उसको बोलते हैं इनडेटनेस। तो ये जो पर्सन है, इसकी गारंटी लेके बैठा है। होता है ना भाई, किसी दुकान में गए हम, उसकी किसी की गारंटी लेके बैठे हैं कि भाई ये नहीं देगा तो मैं दूंगा पैसा, या फिर हम इसकी सिक्योरिटी लेके बैठे हैं किस चीज की, कि ये यहाँ पे उधारी करके बैठा है, ये नहीं देगा तो हम देंगे। तो ये उसकी गारंटी लेके बैठा है, या फिर इसके रिलेटिव ने इसकी गारंटी लेके बैठी है, या फिर इसके पार्टनर ने इसकी गारंटी लेके बैठी है। किसकी? थर्ड पार्टी की। और थर्ड पार्टी का उधार किसके साथ है? कंपनी के साथ, या फिर उसकी होल्डिंग के साथ, या फिर सब्सिडरी के साथ, या फिर एसोसिएट के साथ। तो ये जो बंदा है, ये भाई हमारा जो बैठा है, ये ऑडिटर नहीं बन सकता। तो सोच के देखो, जब ऑडिटर बनने जाता है ना इंसान वहां पे, तो उससे ये सारी चीजें ना डिटेल में मांगी जाती है उससे। सपना थोड़ी आ जाएगा कंपनी को अपने आप कि ये आदमी का कनेक्शन यहाँ से है, तो ये सब उससे शपथ पत्र या ऐसा कुछ उससे पूरा मंगवाते हैं, डिटेल पता करते कि ऐसा कोई कनेक्शन तो नहीं है तुम्हारा कंपनी के साथ, ठीक है। आगे बढ़े, कितने पॉइंट हो गए? मैं ऐसे करके गया, ऐसे पढ़ा, फिर ऐसे पढ़ा, ऐसे पढ़ा, ये पढ़ लिया, फिर ये हमारा बचा हुआ एक पॉइंट ना, पढ़ लेते हैं चलो। A person or his relative or his partner who is indebted in excess of rupees 5 lakh to the company or its subsidiary or its holding to associate company, मतलब ये डायरेक्ट पॉइंट है। गारंटी वाला तो उसके आगे की बात हो गई थी, मतलब उसका खुद का उधारी है कंपनी में, या फिर उसके रिलेटिव का, या फिर उसके पार्टनर का। लेकिन यहां पर खुद की उधारी के लिए कितना देखा गया है? 5 लाख। और अगर कोई थर्ड पार्टी की उधारी की बात करेंगे तो 1 लाख। थर्ड पार्टी की तो गारंटी देगा, सिक्योरिटी देगा। सिक्योरिटी मतलब उसका क्या बोलते हैं, गारंटी टाइप का नहीं होता है कि भाई इसकी सिक्योरिटी मैं ले रहा हूं, ये नहीं देगा तो मैं अपना वो करूंगा, या अपनी चीजों को उसके लिए गिरवी रखवा दिया है। खुद का है तो 5 लाख, और किसी और का है तो 1 लाख। अब एक बार आप लोग ये पॉइंट्स पढ़ लो। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे और भी पॉइंट है भाई, आई तक ना, एल तक है, सॉरी। अभी कितने पॉइंट हो गए हमारे? 6 हो गए, एफ तक। आगे बढ़े। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? श्रिया का एक डाउट है, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी में डिफरेंस क्या है? होल्डिंग कंपनी मतलब होता है एक कंपनी जिसमें कोई ऊपर एक कंपनी है जो उस कंपनी का मोर देन 51% शेयर क्या करके रखी है? होल्ड करके रखी है, उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 51% शेयर लेके रखी है, तो वो उसकी क्या बन गई? होल्डिंग कंपनी। तो जिस कंपनी का खरीदा है वो क्या बन गई? सब्सिडरी। मतलब हमारी कंपनी किसी और कंपनी का अगर वो शेयर खरीद के रखी है 51% से ज्यादा, तो ये होल्डिंग बन गई उसकी। तो जो नीचे वाली कंपनी है वो हमारे लिए सब्सिडरी है। और एसोसिएट कंपनी मतलब दो कंपनी मिल करके कोई एक बिजनेस करते तो उसको एसोसिएट बोलते हैं, उसको एसोसिएट कंपनी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अ पर्सन और अ फर्म हु हैज बिजनेस रिलेशनशिप वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और इट्स एसोसिएट कंपनी, मतलब उसका क्या यहां पर देखा जाएगा? बिजनेस रिलेशनशिप। वो पर्सन का या फर्म का अगर कंपनी के साथ या उसकी होल्डिंग के साथ या उसकी सब्सिडरी के साथ या उसके एसोसिएट के साथ किसी प्रकार का बिजनेस रिलेशन है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता।
अ पर्सन whose relative is a director और इज द की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। एक कोई आदमी है, कोई पर्सन है जिसका रिलेटिव जो है ना कंपनी में डायरेक्टर है या फिर केएमपी है, की मैनेजरियल पर्सन, मतलब कोई अच्छे पोस्ट में बैठा है, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है तो वो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। A person whose appointment is in the company will make him the auditor for more than 20 companies। समझो ध्यान से, जब अपन टैक्स ऑडिट पढ़े थे तो एक टैक्स ऑडिटर मैक्सिमम एक साल में कितने ऑडिट कर सकता है? 60 था। तो यहां पर एक लाइन लिखी है, उससे क्लियर हो रहा है कि कंपनी ऑडिट की जब बात आती है ना तो एक ऑडिटर 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिट नहीं ले सकता, 20 कंपनी ऑडिट। तो अगर मान लो एक ऑडिटर है और सब तरफ से उसका है ना क्लियर है ना अमन? अच्छा, एक पर्सन है जिसका सब चीज क्लियर है, ओके ओके है, कहीं पे कोई सिक्योरिटी नहीं दिया है, कुछ नहीं है, सब गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो ऑडिट लेने गया तो देखा मेरा 20 वाला लिमिट ही पूरा होके बैठ गया, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता है। A person who has been convicted by a court an offense involving fraud and a period of 10 years has been not elapsed from the date of such conviction। मतलब ऐसा कोई बंदा जिसको कोर्ट ने ये उसको गुनहगार ठहरा दिया था कि तूने क्या किया है, फ्रॉड किया है, और वो होने के बाद 10 साल का पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ। मतलब कोई बंदा फ्रॉड किया था, यहाँ पर कन्विक्टेड था, इस पीरियड को भी खत्म हुए 8 ही साल हुआ है, तो 8 साल तक के बीच में मतलब 10 साल तक वो कहीं और कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ये पीरियड को 10 साल खत्म हो गया है, उसके बाद वो ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 10 साल खत्म नहीं हुआ ऐसा लिखा है। फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन एनी पर्सन हुज सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी इज एंगेज्ड इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 144। अभी क्या है, तो जब हम सेक्शन 144 में आएंगे ना तब समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, आप लिख लिए क्या पूरा नोट्स को? तो अच्छा, अच्छा एक चीज और है, अभी अपन कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 141(3), इसमें क्या पढ़ रहे थे? डिस्क्वालिफिकेशन। और 141(1) और 141(2) वो क्या था? क्वालिफिकेशन था। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं 141(4), ये क्या बोलता है? सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन। समझो मेरी बात को, पहले अंदर पढ़ने के बदले है ना, पहले आप ये लाइन का मतलब समझो। सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन मतलब, और क्या बोलना चाह रहा है उस लाइन को पढ़ के मेरे को समझाओ आप लोग। सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन क्या समझते हो इससे? उसके बाद वो 141 क्लॉज 3 के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उसको हम लोग अगर कोई ऑडिटर 141(1) या 2 के हिसाब से क्वालिफाइड था और अपॉइंट हो चुका था एज ऑडिटर, काम कर रहा है बढ़िया, अपॉइंट होते समय कहीं पे कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में कुछ ऐसा हो गया उसके साथ कि उसका फिर बाद में डिस्क्वालिफिकेशन 143(3) वाला आ गया, दिक्कत। पढ़ो क्या लिखा है। इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी incurs any of the disqualification mentioned in 141(3), मतलब पहले कहीं कोई दिक्कत नहीं थी अपॉइंट होते टाइम, लेकिन बाद में दिक्कत आ गई 141(3) वाली। आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही शैल वैकेट हिज ऑफिस, मतलब किसी को ऑडिटर बना दो, बाद में जाके कंपनी से उधारी ले लो। ठीक बोलो कि नहीं?
पहले किसी को ऑडिटर बना दो, मस्त जाओ भाई तू बन जाओ ऑडिटर, बाद में जाके आप उसके रिलेटिव हो, उधारी ले लो वहां से 1 लाख रुपए से ऊपर वाली, और बोल दो भाई तू मेरी गारंटी ले ले, या उसकी सिक्योरिटी खरीद लो आप। मेरा बोलने का मतलब है कि ये ऑडिटर, मजाक कर रहा हूं मैं, कि ऑडिटर बनते समय कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में 141(3) वाला प्रॉब्लम आ गया, तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन। ये कौन सा सेक्शन डील करता है इसको? 141। हाँ, अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा समझना, ही शैल वैकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर। अब उसको अपने ऑफिस को क्या करना पड़ेगा? खाली करना, छोड़ना पड़ेगा, मतलब वो ऑडिटर के पोस्ट पे नहीं रह सकता। Such vacation shall be deemed to be casual vacancy in the office of the auditor। अब इस वैकेंसी को क्या माना जाएगा? कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, पूरा प्रोसेस टाइप का है और यहां पे याद रखने वाली चीजें। The provision regarding appointment of auditor are contained in section 139 of the Companies Act 2013। A brief summary of this provision has been given below। देखो, कल अपन एक ठोक टेस्ट दिए थे, याद है? मतलब परसों दिए थे टेस्ट, नहीं परसों नहीं दिए थे। अच्छा, मैं सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गई। आप लोग आज जो टेस्ट दोगे ना, उसमें तो क्वेश्चन आएगा कॉस्ट ऑडिटर वाला, और पूछेगा कॉस्ट ऑडिटर कौन से सेक्शन में अपॉइंट होता है बताओ। अभी जो अपन अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं। किसकी? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं। और अभी जो क्वेश्चन आएगा आपके में, कॉस्ट ऑडिटर की बात करें, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट पढ़े थे अपन ने, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जो नॉर्मल ऑडिटर होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसकी अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में होती है? 139। यहां पर क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फिर आगे क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ठीक है, जब कंपनी नई नई बने रहती है ना, अभी एक भी बार कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ है उस कंपनी का, फर्स्ट टाइम जब अपॉइंट करने जा रहे हैं उस ऑडिटर को, तो उस ऑडिटर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑडिटर। अब वो ऑडिटर हो गया फर्स्ट, अब जिंदगी में आगे आने वाले जितने भी ऑडिटर होंगे, उनका सबका नाम क्या पड़ेगा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो हम अभी पहले बात किसकी करेंगे? फर्स्ट ऑडिटर की, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। अब यहां पर भी दो कंडीशन बांटा गया है, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान से समझते जाना। अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन हुआ, उस दिन से आने वाले 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए ऑडिटर का। कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। कितने दिन, कहां से 30 दिन काउंट करेंगे? जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो गया उससे आने वाले 30 दिन के अंदर। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब ऊपर जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते, नहीं कर पाते अपॉइंटमेंट, द बोर्ड शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब बोर्ड जो है कंपनी की जो मेंबर्स है, मेंबर्स मतलब कौन होते हैं? कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर लोगों को इन्फॉर्म करेगी, देखो भाई हम लोग है ना 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे मेंबर को। मेंबर को इन्फॉर्म कैसे करेंगे? एक दो जन लोग तो होते नहीं है, सबको मेल भेज के या जो भी उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा उससे। द मेंबर ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसको ईजीएम भी बोलते हैं, विद इन 90 days, 90 दिनों के अंदर। द फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। देखो, हर साल कंपनी जो होती है ना, उसको अपना एजीएम रखना पड़ता है, एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल। मतलब एक साल खत्म हुआ, उस साल खत्म होने के बाद आने वाले समय में उसको एजीएम रखना पड़ता है। लेकिन अचानक भयानक बीच में अगर कोई मान लो ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, वहां पे कंपनी को कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करना है और लोगों से
राय लेनी है, सलाह लेना है या फैसला करना है कोई चीज का, तो बीच में अचानक भयानक अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और जो नॉर्मली एक नॉर्मल टर्म में होती है, साल खत्म हुआ उसके बाद हम मीटिंग रखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजीएम। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं समझना। मान लो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल से लेकर मार्च तक का। ठीक है, ये 2024 है और ये 2025 है, 24 है और ये 25 है। ठीक है, हमारी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 जुलाई को हुआ है, इस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब यहां पर 30 दिनों के अंदर किसको अपॉइंट करना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये 30 दिन के अंदर हो जाता है तो बात ही खत्म। 30 दिन के अंदर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, इन लोग मेंबर्स लोगों को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, और इन लोग 90 दिनों के अंदर मेंबर्स लोग जो है 90 दिनों के अंदर एक तो ईजीएम बुलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे, और किसको अपॉइंट करेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। यहां करना ही पड़ेगा भाई अपॉइंट, अब यहां नहीं छूट सकता। अब चलो, चाहे ऑडिटर यहां अपॉइंट हो चाहे यहां अपॉइंट हो, जैसे भी अपॉइंट हो गया ऑडिटर। ठीक है, अब हमारी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, वो हमेशा साल खत्म होने के बाद होती है। मान लो ये एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है सितंबर में अगले साल के, तो ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ है ना, ये कब तक अपना ऑफिस पकड़ के बैठेगा, मतलब कब तक ऑफिस में अपॉइंटेड रहेगा एज ऑडिटर, इस एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन तक। पहली एनुअल जनरल मीटिंग होगी ना, उसके कंक्लूजन तक, फर्स्ट एजीएम, इसका जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन मतलब मीटिंग जरूरी नहीं कि आज चालू हुई तो आज ही खत्म हो जाए, मीटिंग आज चालू हुई पता चल रहा है 1 हफ्ते बाद उसका कंक्लूजन हो रहा है, तो जब तक पहली एनुअल जनरल मीटिंग का कंक्लूजन नहीं हो जाता तब तक ये बंदा उस कंपनी का ऑडिटर रहेगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है अभी, फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा, इन कॉर्पोरेशन के या रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर, किसके द्वारा, बीओडी के द्वारा। उसके बाद अगर यहाँ पे बीओडी फेल हो जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाती है अपॉइंट करने के लिए, तो फिर इसका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, मेंबर्स करेंगे। कैसे करेंगे, ईजीएम बुला के, कितने दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर। ठीक है, अब ये जो बंदा है ऑडिटर अपॉइंट हो गया, ये कब तक अपना ऑफिस होल्ड करके बैठेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक, मतलब मीटिंग खत्म होने तक, चालू होने तक नहीं, खत्म होने तक। क्लियर है, तो हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब अपन बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी की। दिस सेक्शन इंक्लूड अ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट्स और पार्शली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शली बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये जो सेक्शन है ऐसी कंपनियों के बारे में बात करता है जो कंट्रोल और ओन्ड है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन, सेंट्रल स्टेट दोनों, या फिर वो कंपनी में आधा स्टेट का हिस्सा आधा गवर्नमेंट का, तो भी। The appointment of first auditor in such company is done by the Comptroller and Auditor General of India। CAG के बारे में बताया था मैं आप लोगों को, थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। CAG कौन होती है, गवर्नमेंट की एक ऑडिट की संस्था होती है। तो यहां पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, CAG करेगी। किसके केस में, गवर्नमेंट कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है। कितने दिनों में, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। If CAG fails to appoint the auditor within stipulated time, CAG फेल हो जाती है अपॉइंट करने में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall appoint the auditor within next 30 days, आने वाले 30 दिनों के अंदर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाए उन लोग भी 30 दिन में, तो फिर आगे क्या होगा, वही वाली प्रोसेस, वो अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे, फिर मेंबर लोगों को ईजीएम बुला के 60 दिनों के अंदर अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब मेंबर लोगों को फिर करना ही पड़ेगा आखिरी में कुछ। The first auditor shall hold office till the conclusion of the first AGM। यहां पर भी वही वाली बात आ गई, कब तक अपना ऑफिस होल्ड करके रखेगा, फर्स्ट एजीएम तक। ये सिंपल है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर। अब अपन बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ
सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर अब मतलब पहला ऑडिटर अपॉइंट हो गया, अपना ऑफिस छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या हो सकता है समझना। फर्स्ट ऑडिटर को ही बोलेगा भाई एक काम करो यार, आप ही आगे का काम करो। जैसे अभी बंगाल चुनाव हुआ, देखे, चलो बंगाल चुनाव का उदाहरण लेना सही नहीं है, कोई ऐसा राज्य बताओ जहां पे मुख्यमंत्री वापस वही बना। असम में हेमंता बिश्व शर्मा, बिहार में नीतीश कुमार। वो पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे, चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद वो जाके अपना क्या देते हैं, इस्तीफा देते हैं। मुख्यमंत्री है फिर भी मालूम है मैं फिर से बन गया हूं, फिर भी जाके क्या देंगे, इस्तीफा, फिर जाके वापस से वो मुख्यमंत्री बनते, शपथ ग्रहण फिर से करेंगे। तो ऑडिटर भी पहले वाला अपना ऑडिट का पोस्ट को क्या करेगा, छोड़ेगा, उसके बाद फिर उसका रीअपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। पढ़ते हैं, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, एवरी कंपनी शैल एट द फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एजीएम मतलब पहली एजीएम, अपॉइंट एन इंडिविजुअल और अ फर्म एज एन ऑडिटर। The tenure of the auditor so appointed will be from the conclusion of that meeting till the conclusion of sixth AGM and thereafter till the conclusion of every sixth AGM। सर क्या बताया, नहीं समझ में आया, बताओ। जो ऑडिटर जो अपॉइंट होगा वो अपना जो ऑफिस है वो सिर्फ एजीएम तक, 6 एनुअल जनरल मीटिंग तक होल्ड रहेगा। ये पहला साल था, इस साल में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, इतनी बात समझ में आ गई। इस साल की एजीएम इस साल में हुई होगी, तो ये जो ऑडिटर यहाँ अपॉइंट हुआ था ये कब तक ऑफिस होल्ड करके रखेगा अपना, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। एक एजीएम हो गई, अब यही ये वाले एजीएम में एक नया ऑडिटर अपॉइंट होगा, हो सकता है यही अपॉइंट हो जाए या फिर कोई दूसरा अपॉइंट, जो भी अपॉइंट हुआ है उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलेंगे। अब आने वाली अगली 1 2 3 4, इसको हम फर्स्ट एजीएम बोल चुके हैं ना। ये कौन सी एजीएम हुई, सेकेंड, ये कौन सी हुई, थर्ड, ये कौन सी हुई, फोर्थ, ये कौन सी हुई, फिफ्थ, और ये, तो ये जो बंदा है जो रीअपॉइंट हुआ है या अपॉइंट हुआ है एज अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये कहां तक ऑफिस होल्ड करेगा अपनी, सिक्स्थ एजीएम के कंक्लूजन तक। मतलब अगर 5 साल हुआ, सिक्स एजीएम बोल दिया मतलब 6 साल नहीं, क्योंकि पहली एजीएम तो खत्म हो चुकी है, तो पहली एजीएम मतलब दूसरी एजीएम की शुरुआत से छठवीं एजीएम के कंक्लूजन तक, मतलब 5 साल का उसको टेन्योर मिल जाता है। क्लियर है। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में, गवर्नमेंट कंपनी के केस में CAG shall appoint the auditor of the company within the period of 180 days from the commencement of the फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से। यहाँ पे एजीएम की बात ही नहीं हो रही है, फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत से CAG क्या करेगी, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर देगी। कितने दिनों के अंदर, 180 दिनों के अंदर। द ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम, मतलब अगली एजीएम को फिर अपॉइंट होगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है। रिमूवल और रेसिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग स्पेशल नोटिस, सेक्शन कौन सा बोल रहा है, आपके टॉपिक में है भाई, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो रिमूवल का मतलब क्या समझते हो और रेसिग्नेशन का मतलब क्या समझते हो, बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। रिमूवल मतलब हमने ऑडिटर को हटाया, श्रिया का डाउट है, एक ऑडिटर एक ही कंपनी का कितने साल तक ऑडिट कर सकता है, कोई लिमिटेशन है। एक ऑडिटर का है ना कूलिंग पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ऑडिट करने से। तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अगर बाय चांस आएगा तो फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक बोल रहे हो इमरान, रिमूवल मतलब होता है निकाल देना,
और रेसिग्नेशन मतलब खुद निकल जाना। पढ़े? अ रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑडिटर, मतलब ऑडिटर का टर्म अभी चल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बीच में ही ऑडिटर को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। सच रिमूवल रिक्वायर स्पेशल रिजोल्यूशन बाय द कंपनी आफ्टर और obtaining the previous of the central government as per rule 7 of CAR 2014। मतलब समझना, अगर किसी ऑडिटर को उसका टर्म खत्म होने के पहले आप निकाल रहे हो तो आपको क्या पास करना पड़ेगा, आपको क्या पास करना पड़ेगा, एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है? और एसआर तब पास कर पाओगे जब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले से क्या लेके रखा है, परमिशन लेके रखी है। परमिशन वर्ड लिखा नहीं है, परमिशन अपने को प्रीवियस, यहाँ पे अप्रूवल वर्ड आएगा। अप्रूवल, ठीक है, प्रीवियस अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। According to this rule, the approval application to central government form ADT2 with prescribed fees has to be made within 30 days of the passing of resolution by the board. Within 60 days of the receipt of approval of the central government, the company shall pass a special resolution in general meeting before taking any action for removal of the auditor shall be given in a reasonable opportunity of being heard। पढ़ो क्या लिखा है, मेरे को समझाओ। आप ऑडिटर को हटाना चाह रहे हो, उसकी प्रोसेस बताया है। सबसे पहले आप है ना सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वहां पे एक अथॉरिटी बैठती है, उसको आरओसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ऑनलाइन काम होता है सब। हम एक फॉर्म सबमिट करेंगे, आरओसी का एक पोर्टल होता है एमसीए की साइट पे। उस फॉर्म का नंबर क्या है? फॉर्म ADT2। इस फॉर्म के साथ कुछ फीस जमा करनी पड़ती है। इस फॉर्म को जब फिल करोगे तो उसमें कारण लिखोगे, उसमें होगा वही ऑडिटर को हटाने का ही फॉर्म है ये। तो बताओगे ये ऑडिटर हमारे यहाँ काम करता है, हम इसको हटाना चाहते हैं, और जो भी फीस जमा करना है जमा कर दोगे। अब आरओसी वहां से आपको क्या दे देगा? अप्रूवल दे देगा, ठीक है हटा सकते हो। अब हटाने के बाद आपको क्या करनी पड़ेगी? अब एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी मेंबर्स की, और उस मीटिंग में आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। और तभी मीटिंग रख पाओगे जब आरओसी ने क्या दिया? अप्रूवल दिया। अब मीटिंग बुलाओगे, एसआर पास करोगे, लेकिन एसआर वैसार सब पास करने के पहले एक बार ऑडिटर की सुनवाई करिए। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? एक पक्ष का तो नहीं सुन सकते ना, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण ऐसी स्थिति बन गई और आपको हटाया जा रहा है? तो आप भी अपना पक्ष रखो। समझे मेरी बात? तो अब टाइम लिमिट का थोड़ा सा ध्यान रख लो, कब कब क्या क्या काम करना है। According to the rule, approval application to central government with prescribed fees has to be made within the 30 days of the passing resolution। अब इस लाइन का मतलब क्या समझते हो, आप बता सकते हो? मतलब यहाँ पर भी एक तो रिजोल्यूशन की बात क्या किया है और यहाँ पर भी एक तो रिजोल्यूशन की बात किया है। नहीं, मैं पूरा एक चेन बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, समझना क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ होगा मालूम है? ऑडिटर को हटाना है। ये किनके बीच में बात हुई होगी? बोर्ड्स के बीच में। बोर्ड्स के बीच में जो भी सहमति बनती है ना उसको, और मीटिंग होती है ना, तो उसको मीटिंग की डायरी होती है जिसको माइन्यूट ऑफ मीटिंग बोलते हैं, वहां लिखना पड़ता है। बोर्ड वाले लोग सहमत हो गए तो उसको बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन। बीओडी तभी पढ़े थे, बोर्ड रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ, उसके 30 दिनों के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्म ADT2 फाइल करना पड़ेगा। किसको फाइल करोगे? आरओसी को। आरओसी लिखा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, वहां फाइल करना पड़ेगा विथ फीस। आगे पढ़े, अब क्या लिखा है? अब वहां से आपके पास अप्रूवल आ जाएगा। अप्रूवल आ जाएगा, फिर पढ़ो क्या लिखा है? पासिंग द रिजोल्यूशन बाय बोर्ड विद इन 60 days एंड विद इन 16 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल। अब यहां से आपके पास अप्रूवल आ गया, आपने फॉर्म फाइल किया, आपके पास अप्रूवल आ गया।
अब अप्रूवल आने से आने वाले 60 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर आप फिर क्या करोगे, आप क्या करोगे, एक ठो मीटिंग बुलाओगे। फिर से किसकी मीटिंग बुलाओगे, मेंबर्स की। ठीक है, अब मेंबर्स की मीटिंग में कौन सा रिजोल्यूशन पास करोगे आप, एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे। फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते साथ साथ आप फिर ऑडिटर को क्या बोलोगे, उसकी सुनवाई करोगे। सुनवाई करने के बाद फिर क्या करोगे, उसको रिमूव करोगे। आगे बात समझे, तो ये हो गया आपका रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म। आगे रेसिग्नेशन बाय द ऑडिटर, सेक्शन कौन सा है ये, रिमूवल कौन से सेक्शन में था, 140(1), और रिमूवल और रेसिग्नेशन, सॉरी रिमूवल किस में था, 140(1), और रेसिग्नेशन किस में है, 140(2) और 140(3). एक बार पढ़ो क्या लिखा है। अब ऑडिटर अगर खुद रिजाइन कर रहा है ना, इन केस द ऑडिटर रिजाइन्स, he shall file within a period of 30 days from the date of resignation a statement in form ADT3। कंपनी निकाल रही है तो कंपनी के बोर्ड वाले लोग कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, 2 नंबर ADT2। और ऑडिटर खुद अगर छोड़ रहा है, रिजाइन कर रहा है, तो कौन सा नंबर का फॉर्म कर, ADT3। विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार एंड ऑल्सो विद द CAG इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अगर वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है तो किसको फाइल करेगा, रजिस्ट्रार बस को करेगा, और अगर वो गवर्नमेंट कंपनी का है तो CAG को भी करेगा और रजिस्ट्रार दोनों को करेगा। द स्टेटमेंट शेल इंडिकेट द रीजन एंड अदर फैक्ट मे बी रिलीवेंट विथ रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन। स्टेटमेंट में पूरा कारण बताना पड़ेगा कि क्यों भाई आप क्यों रिजाइन करना चाह रहे हो। आगे क्या लिखा है, इफ द ऑडिटर फेल्स टू फाइल सच अ स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर फेल हो जाता है स्टेटमेंट फाइल करने से किसी कंपनी का छोड़ने के समय, ही शैल बी सब्जेक्ट टू मिनिमम फाइन ऑफ कितना रुपया, 50,000 रुपए का फाइन लगेगा उसके ऊपर, विच में बी एक्सटेंडेड अप टू 5 लाख। डिपेंड करेगा सिचुएशन कितना गंभीर है। अब बात करेंगे रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब, रेमुनरेशन मतलब, रेमुनरेशन का मतलब है ऑडिटर अपना काम करेगा तो उसका मेहनताना भी देना पड़ेगा। तो कौन करेगा फिक्स, ये कौन से सेक्शन बोलता है, 142, fixation of remuneration। The remuneration of the auditor of a company shall be fixed in its general meeting or in the manner as laid down in this meeting. If the first auditor is appointed by the board, then the remuneration is fixed by the board। फर्स्ट ऑडिटर के केस में कौन फिक्स करेगा, बोर्ड। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में जनरल मीटिंग में फिक्स किया जाएगा, या फिर जनरल मीटिंग में जो तरीका बताया गया होगा रेमुनरेशन फिक्स करने का, उस तरीके के हिसाब से किया जाएगा। नहीं समझे भाई, पहला फर्स्ट ऑडिटर जो होगा उसके मेहनताने को, उसके रेमुनरेशन को कौन फिक्स करेगा, बीओडी। जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होगा इसके रेमुनरेशन कहां फिक्स होगी, AGM में, एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग में या तो सब मेंबर लोग मिलके इसकी रेमुनेशन को फिक्स कर देंगे, हाँ भाई इसको 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया जो भी देंगे देंगे, या फिर इसी जनरल मीटिंग में एक वो बता दिया जाएगा, क्या फार्मूला बता दिया जाएगा कि ऑडिटर को हम इतना % फीस देंगे। समझे मेरी बात को। तो एनुअल जनरल मीटिंग में एक तरीका बताया गया कि इस तरीके से ऑडिटर की फीस निकलेगी, रेमुनेशन निकलेगी, तो उस तरीके को फॉलो करते हुए फिर बोर्ड वाले अपने हिसाब से उसका रेमुनेशन फिक्स करेंगे। क्लियर है मेरी बात। एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन द रेमुनरेशन, रेमुनरेशन में कौन कौन से खर्चे जुड़े हुए हैं। एक्सपेंसेस हियर इंक्लूड फीस पेबल टू द ऑडिटर, expenses if any incurred by the auditor in connection with the audit of the company and any facility extended to him. However, the remuneration shall not include any amount paid to the auditor for any other services rendered by him at the request of the company। मतलब कंपनी का ऑडिट करने आया ऑडिटर, तो उस ऑडिट करने से रिलेटेड अगर ऑडिटर के कुछ खर्चे हो रहे हैं तो कंपनी उन खर्चों को जोड़ के देगी उसमें। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई दूसरे टाइप की सर्विस देता है ऑडिटर कंपनी को,
दूसरे टाइप की सर्विस ऑडिट के अलावा, तो वो चीज उस रेम्यूनरेशन में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा।